नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, हम समकालीन विश्व में सुरक्षा अध्याय पर बातचीत कर रहे थे। पिछली 2 कक्षाओं में हमने इसके अवधारणा को, सुरक्षा की अवधारणा को, सुरक्षा के बाह्य खतरों, आंतरिक खतरों को देखा, वैश्विक सुरक्षा के संबंध में बातचीत की। भारत जो हमारा अपना देश है उससे संबंधित सुरक्षा खतरों की बात की, उसकी सुरक्षा रणनीतियों को देखा। और अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो सुरक्षा से संबंधित अन्य मसले हैं वो क्या हैं, और हम इन स्लाइड्स के थ्रू उसे देखेंगे, उसकी विवेचना करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि रणनीतिक अनिश्चितता का युग क्या है। तो रणनीतिक जो अनिश्चितताएं होती है वो किन रूपों में आती है हमारे सामने, वह शीत युद्ध के रूप में हमारे सामने आई। तो शीत युद्ध की समाप्ति ने एक जटिल और अप्रत्याशित वैश्विक परिदृश्य को तैयार किया, जिसमें संभावित विरोधियों की संख्या बढ़ रही है और सशस्त्र बलों के लिए मिशनों का विस्तार हो रहा है। सबसे पहले बच्चों, हम शीत युद्ध के बारे में जानें कि शीत युद्ध किसे कहा जाता है। जब 2 देशों के बीच आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न हो रहा हो लेकिन तनाव बरकरार हो, उसे हम शीत युद्ध की स्थिति कहते हैं। तो ऐसा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रत्यक्ष रूप से कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन विश्व की 2 शक्तियों के बीच में 2 शक्तियों के रूप में सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका खड़े रहे। ऐसे में दोनों ही शक्तियों ने अपने आप को शक्ति संपन्न किया। हर क्षेत्र में एक दूसरे का विरोध करते रहे, क्योंकि दोनों ही की राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप अलग था, दोनों के हित अलग थे। इधर सोवियत रूस ने साम्यवाद का प्रसार किया, तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थक देश रहे उसने पूंजीवाद और अन्य जो उसके की वैचारिक धाराएं थी उसे अपनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों देशों में आमने सामने का कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस वजह से जो विश्व में तनाव पैदा हुआ और उस तनाव को कम करने के उपाय किए गए, उसे तनाव शैथिल्य कहा जाता है। और यही स्थिति शीत युद्ध की स्थिति कही गई। ऐसे में छोटे छोटे देश भी हैं जो किसी न किसी गुट में चले गए और उन्होंने अपने विरोधियों की संख्या बढ़ाई, विवादों को बढ़ाया, और इससे निपटने के लिए कई मिशन बनाए गए। यहाँ तक कि जो सैनिक संधियाँ हुई, सीटो, नाटो, सेंटो जैसी सैन्य संधियाँ भी इसका हिस्सा बनती चली गई। ऐसे में कुछ जो क्षेत्रीय समूह राज्य के कार्यों को संभाल रहे थे, जैसे जातीय सरदार हम ज़्यादातर एक उसका उदाहरण हम अफ़गानिस्तान के रूप में देखते हैं, जहाँ जातीय कबीलों ने हमेशा से सत्ता में राज किया। हालांकि वर्तमान में जो सत्ता है वह इस तालिबान की सत्ता है वहाँ, लेकिन इसके पहले भी वहाँ सत्ता होने के बावजूद कबीले आपस में लड़ते रहते थे और वर्चस्व की लड़ाई उनकी चलती रहती थी। तो जातीय कबीलों की लड़ाई ऐसे में वहाँ निर्णायक साबित हुई। ये मैंने एक उदाहरण के रूप में बताया। बहुराष्ट्रीय निगम, जिसे हम कहते हैं जो कॉरपोरेट कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो इनका जो व्यापार होता है वह अनेक देशों में फैला हुआ होता है, और यह छोटे छोटे जो व्यापार होते हैं उसे निगल जाती है। कैसे निगल जाती है? उनके शेयर लेकर। शेयर आप समझते हैं, अगर अर्थशास्त्र में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि शेयर क्या होता है। कोई भी एक कंपनी या उद्योग है, उससे संबंधित जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, वह हिस्सा बाजार में आम लोगों के लिए उपलब्ध होता है। आम लोग उसमें अपने धन का एक छोटा हिस्सा लगाते हैं और बहुत ही छोटे स्वरूप में उस उद्योग, व्यापार या निगम का हिस्सा बन जाते हैं। और जब
कंपनी या निगम या उद्योग लाभांश प्राप्त करते हैं तो उसका एक छोटा सा हिस्सा उसके लाभ का एक छोटा सा हिस्सा उस आम नागरिक को भी प्राप्त होता है जिसने एक बहुत ही कम मात्रा में शेयर को प्राप्त किया होता है। ऐसे में बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन छोटे कंपनियों के शेयर्स में हिस्सेदारी बढ़ाती जाती है और एक दिन उसके निर्णयों को उसके निदेशक बोर्ड के सदस्यों को प्रभावित करने की स्थिति में आती है और अंततः उन्हें अपने में मर्ज कर लेती है। तो बहुराष्ट्रीय निगम एक दूसरा यहाँ स्वरूप यह भी दिखता है कि उन कंपनियों की नीति यह है कि एक व्यक्ति को दुगने सैलरी दो और 3 गुना काम कराओ। ऐसे में बहुराष्ट्रीय निगम में जो कर्मचारी जाते हैं बहुत ही कम समय में उनमें कई तरह की परेशानियां देखने को मिलने लगती है। कहने का अर्थ यह नहीं कि यह नकारात्मक बातें हैं, लेकिन ये चीज़ें देखने में सामने आ रही हैं। गैर सरकारी संगठन जैसे जो एजेंट हैं, मतलब इसे हम अभिकर्ता के रूप में कह सकते हैं, जो वैश्विक राजनीति को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं। अभी अभी हमने दक्षिण एशिया में एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच की बात की थी। तो ये जो संगठन होते हैं स्वेच्छा से संज्ञान लेते हैं, यानी अपनी जानकारी में मुद्दों को लाते हैं और उन मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, उसे प्रकाशित करते हैं। उनकी रिपोर्ट्स को इतनी अहमियत दी जाती है कि उसे मीडिया प्रमुखता से चलाता है और जब ये हाइप में आ जाता है, यानी कि प्रकाश में ज़्यादा आने लगता है, जब यह एक मसला बनने लगता है, एक मुद्दा बनने लगता है, तो संबंधित जो शासन है, जिस देश से संबंधित वो मुद्दा है, शासन है, जिस देश से संबंधित वो मुद्दा या शासन है, उस देश को प्रभावित करने लगती है। प्रमुख चुनौतियों में आतंकवाद, जातीय विविधता, छोटे हथियारों का प्रसार, नशीले पदार्थों की तस्करी, धार्मिक उग्रवाद शामिल है, जिन पर सतर्कता से ध्यान देने की आवश्यकता है। आतंकवाद से खुद हमारा देश प्रभावित है। धार्मिक मुद्दे भी यदा कदा उभर कर आते हैं और विवाद का रूप लेते रहते हैं। हिंदुस्तान विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो यहाँ कई जातियाँ, कई समुदाय, कई कबीले हैं, उनमें आपस में भी विवाद पनपता रहता है। और एक और मुद्दा था नशीले पदार्थों की तस्करी, यानी कि कहते हैं कि किसी देश के नागरिकों को अगर आप नशे का गुलाम बना देते हैं तो आधी लड़ाई तो आप वैसे ही जीत लेते हैं। नशा एक व्यक्ति को बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक जो भी उसके संसाधन हैं, उन सभी संसाधनों को बर्बाद करता है और नशे की लत से उबरना बेहद कठिन होता है। जो नशा हमारे यहाँ आसानी से उपलब्ध नहीं है, वह जो दुश्मन देश होते हैं छुपे स्वरूप में, अवैध रूप में पहुँचाते हैं और उस नशे को प्रसार करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे सुरक्षा रणनीति के संबंध में और वर्तमान जो समस्याएं हैं उस संबंध में आगे बढ़ेंगे और हम देखते हैं कि ये सुरक्षा के मसले पे और इस स्लाइड में हमने क्या रखा हुआ है। अभी तक हम पारंपरिक अवधारणाओं की बात कर रहे थे, सुरक्षा खतरों की बात कर रहे थे। हम परमाणु सुरक्षा और भू राजनीतिक बदलाव के तहत परमाणु निवारण का भविष्य देख सकते हैं कि यह भारत की सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण पहलू है। भारत लंबे समय से अपने पड़ोसी देशों की परमाणु क्षमताओं को लेकर चिंतित रहा है, लेकिन इसने यह भी कहा है कि यह अपनी परमाणु शक्ति का प्रयोग किसी देश के साथ युद्ध के समय पहले नहीं करेगा और अपने परमाणु ऊर्जा का उपयोग देश में ऊर्जा के उत्पादन में या अन्य सकारात्मक पहलुओं को देखते हुए करेगा। तो यह भारत की अपनी नीति है और भारत ने हिंद महासागर में अवस्थित जो एक डिएगो गार्सिया द्वीप है, उसमें अमेरिकी परमाणु हथियारों की मौजूदगी के बारे में चिंता व्यक्त की है और इस संबंध में अपनी आपत्ति भी व्यक्त की है। ये जो डिएगो गार्सिया द्वीप है, यह इस पर
अमेरिका ने अपना सैन्य अड्डा बनाया हुआ है ताकि वह दक्षिण एशिया के देशों के सामरिक जो गतिविधियां हैं, यानी कि उनकी आपस की जो सैन्य गतिविधियां हैं उस पर नज़र रख सके। साथ ही भारत के परमाणु निरोध का जो कहते हैं उसको तकनीकी परिवर्तन या प्रौद्योगिकीय जो परिवर्तन है, यह भारत की जो में जो राजनीतिक बदलाव हुए हैं उसके अनुकूल होने की ज़रूरत है। यानी कि हमारी जो नीतियां हैं वह परमाणु कार्यक्रमों को निरोध करने के लिए सपोर्ट नहीं करती है। ऐसे में इसको ऐसा होने की ज़रूरत है, मतलब हमारी नीतियों को ऐसा होने की ज़रूरत है जहां परमाणु ऊर्जा से संबंधित या परमाणु शस्त्र से संबंधित जो हमारे कार्यक्रम हैं उन्हें सपोर्ट मिले। और अब हम देखते हैं इस स्लाइड में कि उभरता हुआ हिंद प्रशांत सुरक्षा व्यवस्था, यह जो हिंद प्रशांत की सुरक्षा व्यवस्था है यह दक्षिण एशिया के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण स्थिति है। शक्ति संतुलन की बात हम कर रहे हैं तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप से हटकर हिंद प्रशांत क्षेत्र की ओर यह स्थानांतरित हो रहा है, जो अब गुरुत्व का नया रणनीतिक केंद्र बन रहा है। गुरुत्व का अर्थ यहाँ हम एक खास इलाके के प्रति आकर्षित होने को लेकर लेंगे, यह वैज्ञानिक गुरुत्व से अलग है। तो शक्ति का संतुलन विश्व में जो कभी सोवियत रूस और उत्तरी अमेरिका के बीच हुआ करता था, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका उसके केंद्र में था, तो इससे हटकर हमारी दक्षिण एशिया में जो हमारा हिंद और प्रशांत महासागर है, जो कि विश्व के लगभग आधे से अधिक हिस्से का जो जल है वह इस इलाके में प्रवाहित होता है। और हमारे पड़ोस में चीन है जिसने कि अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत जापान या पूर्वी जो देश हैं उनके इर्द गिर्द जो छोटे छोटे द्वीप हैं उस पर अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है। और चीन आज एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, जिसने कि एक तरह से कह सकते हैं उसने अपनी जो आर्थिक व्यवस्था है वह संयुक्त राज्य अमेरिका या उत्तरी अमेरिका के समानांतर में कर ली है। पूरे विश्व में उसके निर्यात बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, एक बड़ी जनसंख्या उसके पास है। साथ ही दूसरा बड़ा देश जिसने जनसंख्या के क्षेत्र में चीन को पछाड़ दिया है और तेज़ी से पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था के स्वरूप में प्रवेश करना चाह रहा है, भारत, जो कि एक लोकतांत्रिक स्वरूप में है। साथ ही साथ इसके अगल बगल के जो छोटे छोटे देश हैं यह भयभीत स्वरूप में रहते हैं। ऐसे में डिएगो गार्सिया द्वीप पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने, उत्तरी अमेरिका में और भी देश हैं, कनाडा हैं और मैक्सिको जैसे देश भी हैं, तो इन देशों ने सम्मिलित रूप से अपना एक सामरिक अड्डा बनाया है और उनके अपने हित से संबंधित वहाँ पर सैनिक साजो सामान वहाँ रहते हैं। प्रौद्योगिकी प्रगति और साइबर सुरक्षा, हमने पहले भी बात की। साइबर सुरक्षा एक बेहद महत्वपूर्ण मसला है जिसकी जानकारी आम लोगों को नहीं है, तो आम लोग इसके चक्कर में, इसके चंगुल में फंसते चले जाते हैं और अपने निजी जानकारियां, चाहे वह उनके बैंक अकाउंट से संबंधित हो, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत स्वरूप में रहते हैं, तो इन चीज़ों से संबंधित जानकारियों को लेकर हैकर या साइबर फ्रॉड उसका लाभ उठाते हैं। ताज़ा कह सकते हैं कि एक अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसका सहारा लेकर फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं। डीप फेक मसला उभर कर सामने आया, जहां कई महत्वपूर्ण हस्तियों की नकली वीडियो जारी की गई और जब तक कि इस पर कोई कार्यवाही की जाती तब तक इसने एक सनसनी फैला दी थी पूरे देश में, विश्व में। इसके बाद देखते हैं पारिस्थितिक क्षरण और जलवायु परिवर्तन। ग्लेशियर के पिघलने और समुद्र के स्तर में वृद्धि से पर्यावरणीय परिवर्तनों की भी सुरक्षा निहितार्थ होते हैं। हम इसे पर्यावरण प्रदूषण से जोड़कर देख सकते हैं कि पर्यावरण
प्रदूषण से जो ताप बढ़ता है, हमारी धरती का ताप बढ़ रहा है। ओजोन परत में कमी आने से भी धरती का तापमान बढ़ा है और हमारे जो सुरक्षा का ये आसमानी स्तर था वह कमज़ोर हुआ है। अब हम सीधे रूप में देखें कि जो पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है वह क्या है? वह हमारे जो बर्फ़ से ढके हुए इलाके हैं, यह पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। और अगर तापमान बढ़ता है तो नदियों, समुद्रों का जलस्तर बढ़ जाएगा। माना जाता है कि अगर समुद्र का जलस्तर 1 से 2 इंच भी बढ़ गया तो हमारे मुंबई जैसे जो शहर हैं वह समुद्र में डूब जाएंगे। हाल फिलहाल कुछ एक आध हफ्ते पहले की बात है, दुबई जैसे रेगिस्तानी देश में, शहर में इतनी बारिश हुई कि बाढ़ आ गई, जहाँ की बाढ़ की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हमारे कई मेट्रो जो शहर हैं वहाँ ऐसी बाढ़ आ जाती है कि हफ्तों लोग घर से निकल नहीं पाते। तो कुल मिलाकर ये वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है उसके साइड इफ़ेक्ट यानी कि पार्श्व प्रभाव के रूप में सामने आता है जब बर्फ़ पिघलती है। और बर्फ़ जब ज़्यादा पिघलेगी तापमान के असर से तो वह कहाँ जाएगी? बहकर नदियों में जाएगी, नदियों से समुद्रों में जाएगी। साथ ही जब वह तेज़ी से बहती है तो जो पहाड़ी इलाका होता है उसकी मिट्टी या उसका गठन, उसके चट्टानों का गठन बेहद कमज़ोर होता है। और ऐसे में जब चट्टानों के नीचे बर्फ़ जमी रहती है, आपने भूगोल में पढ़ा होगा, उसे भूस्खलन कहते हैं। तो जब बर्फ़ पिघलती है तेज़ी से और उस पिघले बर्फ़ में जब बहाव आता है तो वह अपने साथ जो चट्टानों के छोटे टुकड़े, मिट्टियाँ होती है, उसे लेकर चल देता है और यह भूस्खलन जमाव को बदलाव देता है। झीलें बंद हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं और कभी कभी जो कहते हैं प्रकृति का कोप कह लीजिए, एक बड़ी बाढ़ का रूप लेती है और विनाश को पैदा करती है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं परमाणु अप्रसार संधि, जो कि इस संधि को NPT के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षण पर भी अंकुश लगाना है। 1968 1 जुलाई से इस समझौते पर हस्ताक्षर होना शुरू हुआ। लगभग 190 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसमें 5 के पास नाभिकीय हथियार हैं यानी कि परमाणु हथियार हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। सिर्फ जो 5 प्रभुत्व संपन्न देश हैं इसके सदस्य नहीं हैं। ये हैं भारत, इजराइल, पाकिस्तान, दक्षिणी सूडान और उत्तरी कोरिया। NPT के तहत इन देशों को मान्यता परमाणु संपन्न देशों की नहीं दी गई है, क्योंकि इन्होंने जो ये संधि हुई थी तो सबसे पहले फिनलैंड ने हस्ताक्षर किया था और आयरलैंड ने इसका प्रस्ताव रखा था। चूँकि इस प्रस्ताव के अंतर्गत जिन देशों ने 1967 से पहले इस परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए या जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया था, उन्हें ही परमाणु शक्ति संपन्न देशों में रखा गया है। भारत ने 1974 में इसे पहली बार प्राप्त किया था, तो इसे नहीं रखा गया है। उत्तरी कोरिया ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उत्तरी कोरिया इस संधि से बाहर आ चुका है। नीचे आप देख रहे हैं विश्व के नक्शे को, तो इसमें जो गहरा हरा क्षेत्र है इन्होंने हस्ताक्षर किए थे और कुछ देश ऐसे हैं जो निकल गए। साथ ही आप जो कत्थई या गहरे लाल रंग में जो दिख रहा है, एक सूडान, दक्षिण अफ्रीका को वो बता रहा है और इधर भारत, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया और एक देश इजराइल, उन्हें यह रंग बता रहा है। इन देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, यह मानकर कि यह भेदभाव से पूर्ण है। दूसरा है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इसे संक्षेप में CTBT कहा जाता है। यह ऐसा समझौता था जिसके जरिए परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित किया गया। यह 24 सितंबर 1996 को अस्तित्व में आया।
लगभग 71 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। अब तक 181 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया है, लेकिन भारत और पाकिस्तान ने नहीं किया है। इसके तहत भी परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित करने के साथ यह प्रावधान भी किया गया कि सदस्य देश अपने नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों में भी इसे नियंत्रित करेंगे। यह मुद्दा हमारे देश से संबंधित नहीं है, लेकिन विश्व की सुरक्षा से संबंधित है। और यहाँ हमने एक चित्र देखा नेवादा में परमाणु विस्फोट का। नेवादा, सियरा नेवादा एक जगह है संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहाँ की परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया जाता रहा है। हमारे यहाँ पोखरण में परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया गया था। तो ये चित्र देखिए कि कितना ही भयावह सा ये चित्र है और परमाणु परीक्षण की भयावहता को ये दर्शाता है। इंटरमीडिएट रेंज परमाणु बल संधि, इसे मध्य रेंज परमाणु बल संधि भी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, इसके उत्तराधिकारी राज्य जो सोवियत संघ का है रूस, इसके बीच एक हथियार नियंत्रण संधि थी। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत महासचिव मिखाइल गोर्बाचोव ने 8 दिसंबर 1987 को इस पर हस्ताक्षर किए और अमेरिकी सीनेट ने 1988 को इसकी मंजूरी दी। यह भी मुख्य रूप से जो मध्य स्तर के परमाणु हथियार हैं उन्हें सीमित करने पर बल देता है। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग की स्थापना, यह निरस्त्रीकरण यानी कि जो अस्त्र शस्त्र है उसके उन्मूलन में यकीन रखता है और इसके लिए इस आयोग की स्थापना हुई थी पहली बार 11 जनवरी 1952 को। संयुक्त राष्ट्र सभा ने इसे सुरक्षा परिषद के अधिकार क्षेत्र में रखा और सामूहिक विनाश के सभी हथियारों के उन्मूलन सहित सशस्त्र बलों, हथियारों के विनियमन, सीमा और संतुलित कटौती के लिए एक संधि के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था, जो कि निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देगा, पूरे विश्व को शस्त्रों से मुक्त करेगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, यह एक स्वायत्त संस्था है। इसका भी उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना है, सैन्य उपयोग को रोकने का प्रयास करना है। और बच्चों, हम आ चुके हैं अपने अध्याय के अंतिम पड़ाव पर, प्रश्नोत्तर पर, यानी कि मूल्यांकन के कार्य पर। आपके सामने ये प्रश्न है और आप पढ़ेंगे इसे। निम्नलिखित में से किसको आप सुरक्षा का परंपरागत सरोकार का दर्जा नहीं देंगे? तो क और ग ये इसका सही उत्तर है। ख, घ, अंग, च ये जो है असत्य है। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने इसका उत्तर आ रहा है और यह दोनों सही है, यह चारों गलत है। किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतः वर्जित किया? व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, यह उत्तर है। शांति हेतु एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्तावक कौन था? क, डीन अचेसन। और 5वां प्रश्न है, नव उपनिवेशवाद पदबंध किसने गढ़ा? यह घाना के एनक्रुमा ने गढ़ा था। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निरस्त्रीकरण आयोग कब बना? यह 1952 में बना। नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? यह संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया। कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान किया? यह सामूहिक सुरक्षा का आह्वान था। शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? इसे कॉन्गो के गृह युद्ध में किया गया था। और आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति हम देखते हैं। यूनानी पात्र थ्रेसीमेकस के अनुसार न्याय बलवान का हित है। 1948 की ब्रुसेल्स संधि का बृहत रूप नाटो है। 1971 में सोवियत संघ ने मित्रता, शांति एवं सहयोग की संधि की। शीत युद्ध के दौरान शांति का संतुलन, आतंक का संतुलन, यहाँ आतंक हम देखेंगे, आतंक का संतुलन बना रहा। नव उपनिवेशवाद का पदबंध एनक्रुमा ने गढ़ा। 1963 में पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि अस्तित्व में आई।
दरिद्रता व भूखमरी भी राज्य की असुरक्षा का कारण बन सकते हैं। युद्ध को रोकने के लिए सुरक्षा परिषद सामूहिक सुरक्षा की कार्रवाई कर सकता है। शांति बनाए रखने हेतु शांति निर्माण की विधि का प्रयोग कर सकते हैं। शरणार्थियों की समस्या का समाधान करना आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का काम है। इनमें सत्य और असत्य कथनों की पहचान कीजिए। हर राज्य को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। सही न्याय बलवान का हित है। असत्य कुवैत को इराक के अवैध कब्जे से मुक्त कराने हेतु खाड़ी युद्ध हुआ। सत्य संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करते हुए 2003 में अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया। यह सत्य है। भारत का स्थान 5 बड़ी परमाणु शक्तियों में आता है। असत्य शांति स्थापना व शांति निर्माण में कोई अंतर नहीं है। यह असत्य है। यूरोपीय संघ के सदस्यों की साझी मुद्रा एवं विदेश नीति है। सत्य है। गरीबी की समस्या से राज्य की सुरक्षा का कोई सरोकार नहीं हो सकता। असत्य निशस्त्रीकरण व शस्त्र नियंत्रण के ध्येय समान हैं। यह सत्य है। परमाणु अप्रसार संधि को यूएनओ के सभी सदस्यों ने स्वीकार किया। यह असत्य है। और बच्चों हम धीरे धीरे अपने पड़ाव के अंतिम पे आ गए, यानी कि हमारा ये अध्याय समकालीन विश्व में सुरक्षा समाप्त हो रहा है और इससे संबंधित अनेक मुद्दों को हमने देखा और प्रश्न उत्तर को भी किया। आपने अपना मूल्यांकन भी किया होगा। जब परेशानी का सामना करना पड़े या कोई बात समझ में न आए तो आप पुनः इस कक्षा को में शामिल हों, पुनः देखें और हम अगली कक्षा में आपके लिए नए अध्याय को लेकर आएंगे। हमें अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।